Okay, students, so today we are going to discuss chapter number 1, real numbers. क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन irrational नंबर. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में 3 मार्क्स में. क्वेश्चन आपको मिलेगा. रूट 5 भी हो सकता है, रूट 2 भी हो सकता है, रूट 3 कुछ भी हो सकता है. प्रूव करने के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा और आपको उसे इरेशनल प्रूव करना है. राइट. तो लेट्स सी इसका क्या प्रोसेस है. एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन मैं दूंगी करने के लिए. सॉल्व 3 मार्क्स में सिंपल सा क्वेश्चन आना और पता होना कि ये आएगा ही, तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्कोर 3 मार्क्स. ठीक है. अदरवाइज 3 मार्क्स के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है. तो यस, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सोल्यूशन रूट 5. सो रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो भी नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे. हम उसे लेट कर लेते हैं. इसका अपोजिट जो हमें प्रूव करने के लिए बोला है उसका जस्ट अपोजिट हम लेट कर लेते हैं. ठीक है. तो इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसका ऑपोजिट क्या होता है इरेशनल का ऑपोजिट? रैशनल. तो हम इसको रैशनल मान लेंगे. तो हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है. ठीक है. लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. अब आपने पहले पढ़ा हुआ है, मतलब छोटी सी क्लासेस से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो. जब आपने पहली बार रैशनल नंबर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. यानी हम रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो हम रूट 5 को भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. राइट. ठीक है. जहां पे p और q क्या होंगे? जहां पे p और q होंगे को प्राइम नंबर्स. जब आप बहुत छोटी क्लास में होगे, जब पहली बार रैशनल नंबर सुना होगा, तो आपने ये वाली चीज नहीं सुनी होगी दैट p एंड q आर को प्राइम्स. लेकिन जब थोड़ा सा बड़ी क्लास में गए होगे और आपने डिटेल में रैशनल नंबर को पढ़ा होगा तो आपने ये सुना होगा कि p और q, p बाय q तो होना ही चाहिए और p और q के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप होना चाहिए कि p और q दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए. को प्राइम्स क्या होते हैं? देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर हैं 4 एंड 9. कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं यहाँ पे को प्राइम क्यों बता रही हूँ आपको? यहाँ पे मैं को प्राइम आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि को प्राइम से रिलेटेड आपको ना क्वेश्चंस एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं. एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं. सो एमसीक्यू में अगर आपको इस तरह ये जो कंसेप्ट है इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल गए तो क्वेश्चन तो बहुत आसान होगा, लेकिन आपको क्योंकि पता ही नहीं होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. को प्राइम नंबर्स का प्राइम नंबर होने से कोई रिलेशन नहीं है. सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल देना. ठीक है. जैसे कि ना तो 4 प्राइम है ना ही 9 प्राइम है. अच्छा, को प्राइम नंबर्स पेयर में होते हैं हमेशा. ठीक है. तो 4 और 9 एक पेयर है नंबर का और हमने कहा कि ये नंबर को प्राइम है. हाँ, तो हमने कहा ये नंबर को प्राइम है. कैसे? 4 के अगर आप फैक्टर देखो तो 4 के फैक्टर होते हैं 1 2 4. 9 के अगर आप फैक्टर देखो तो 9 के फैक्टर होते हैं 1 3 और 9. ठीक है. अब अगर आप इनके कॉमन फैक्टर देखो तो कॉमन फैक्टर आपको कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है इसमें एक्सेप्ट 1? एक्सेप्ट 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है. मतलब अगर आप 4/9 लिखो और इसकी लोएस्ट टर्म निकालो तो इसकी लोएस्ट टर्म ये ही होगी, 4/9 ही होगी. आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, काट नहीं सकते फर्दर. ठीक है. यानी ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उन नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स. ऐसे बहुत सारे नंबर्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि 4 9 तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया ही. चलो मुझे आप बताओ, एक पेयर आप बताओ को प्राइम नंबर्स का. मैम 3 2. ओके. और मैम 3/7. हाँ 3/7. 3 and 7. ठीक है. एंड कुछ और एग्जांपल्स दीजिए. अब यहाँ पे आपने जो मुझे अभी 9. एग्जांपल्स दिए ना, ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स है. मैं ऐसा एग्जांपल चाहती हूँ जिसमें वो नंबर्स अलग अलग तो प्राइम ना हो लेकिन साथ में को प्राइम हो. मैम 5 और 7.
5 and 7 अगेन, ये 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, आपस में को प्राइम है। ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन मैंने कहा आप मुझे दो कंपोजिट नंबर बताओ। कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम ना हो, दो कंपोजिट नंबर बताइए जो आपस में प्राइम हो, जैसे मैंने 4 और 9 बताया था। थिंक अबाउट इट। मैम 1 और 9 हो सकता है। 1 and 9, 9। यस ऑब्वियसली। बट अगेन यहाँ पे 1 इज प्राइम, ओके 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट 1 इज ऑल्सो नॉट अ कंपोजिट नंबर, राइट। 1 इज अ यूनिक नंबर, ना तो 1 प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अच्छा, मैं आपको जो प्राइम, कंपोजिट, यूनिक ये जो वर्ड बता रही हूँ ना, ये सिर्फ इस चैप्टर में ही काम नहीं आएंगे, ये आपको प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में भी काम आएंगे, ये आपको एपी वाले चैप्टर में भी काम आएंगे। अगर आपको प्राइम नंबर समझ में आता है, आपको कंपोजिट नंबर समझ में आता है, तो इस अगर इन चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये बोला जाए कि बताओ 5 से लेके 50 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर्स है, सपोज यही आपको पता करना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि कंपोजिट नंबर्स, हम कौन से नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यस मैम। आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 इज नॉट अ मैम प्राइम। 25। हाँ, मैंने मैम अभी आपसे 25 और 27। हाँ जी 25 और 27 हो सकता है। बिल्कुल, 25 एंड 27, वेरी गुड एग्जाम्पल। 25 एंड 27 ये दोनों नंबर्स प्राइम नहीं है, अलग अलग देखो तो ये कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, लेकिन ये आपस में को प्राइम है। ठीक है, इनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके आपको समझा दिया को प्राइम का मीनिंग क्या है। बोलो समझ आया? ठीक है, यानी P और Q जो दो नंबर्स है ना, यहाँ पर जो हमने दो नंबर्स P अपॉन Q माना है, ये इन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और अगर कॉमन कॉमन फैक्टर निकल आया, इसका मतलब ये है कि जो हमने अज्यूम किया था वो हमने बिल्कुल गलत अज्यूम किया था, उसका उल्टा सच है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। थोड़ा मैंने ज्यादा ही डिटेल में समझाया आपको, बट आपका बेसिक क्लियर करना जरूरी था। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन पे वापस, स्टार्टिंग से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना है रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना होगा। और इसके बाद ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है कि पी और क्यू जो है ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यू की मल्टीप्लाई रूट 5 से हो जाएगी, तो ये बन जाएगा रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू 5 रूट 5 क्यू। जस्ट अ मोमेंट, नीचे लिख देते हैं इसको, नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, सो दिस इज P इज इक्वल टू रूट 5 क्यू। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपको मिली है इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, एक बात ध्यान रखें, जब भी मैं एक्स्ट्रा चीज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको कई क्वेश्चंस में काम आएंगी। अगर आप अपनी तरफ से इक्वेशन में कोई चेंज लेकर आते हो, आप किसी एक नंबर से इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी एक नंबर से इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो, तो आपको वो चीज दोनों साइड करनी होती है इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड। तो अगर हम स्क्वायर भी कर रहे हैं तो हमें दोनों साइड स्क्वायर करना है। तो p का स्क्वायर जब होगा तो ये बन जाएगा p स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे जब आप स्क्वायर करोगे, रूट 5 क्यू का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा, कौन ऐड होना चाह रहा है, तो ये बन जाएगा 5 रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। बोलो समझ आया यहां तक सबको? यस मैम। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करेंगे, अब देखो इस चीज से समझते हैं, इस चीज से हम ये समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ, शॉर्टकट नहीं बता रही हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 24 को आप लिख सकते हो, या एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 16। ठीक है,
16 क्या होगा 4 इंटू 4, ठीक है। 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4। 16 क्या है 2 का, या 16 को आप ये लिख सकते हो 2 इंटू 8, 2 इंटू 8। अभी यहाँ पे ये 5 की जगह मैंने 2 लिख दिया है, पी स्क्वायर की जगह 16 लिख दिया है, क्यू स्क्वायर की जगह 8 लिखा है। तो अभी इस पर फोकस करते हैं। अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी 16 अगर 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब है 16 का एक फैक्टर 2 है। ये जो हमने एक चीज लिखी है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 16 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16। तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। सही है, समझ में आया नहीं आया बताओ। नहीं आया मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बताते हैं। तो 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 लिखा है ना, इसका मतलब है 2 से 16 पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है, और 8 से भी 16 पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। अभी बोलो समझ आया। हाँ मैम। अब यहाँ पर सेम तरह से आप समझ सकते हो, इसी कंसेप्ट को यूज करके आप यहाँ समझ सकते हो कि पी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है बाय 5। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई किसी और नंबर से होने के बाद पी स्क्वायर मिल रहा है, मतलब पी स्क्वायर 5 से पूरा डिवाइड हो सकता है। पी स्क्वायर 5 का एक मल्टीपल है और 5 पी स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो आप यहां लिखोगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब पी स्क्वायर का जो रूट होगा, यानी 16 का रूट होता है 4, क्या 4 भी 2 से डिविजिबल होगा? यस मैम। यस 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मैंने इस चीज को इतने डिटेल में इसलिए समझाया है क्योंकि आप लोग ना यहाँ लिखने में ही गलती कर देते हो। कई बच्चे लिख देते हैं 5 इज डिविजिबल बाय पी स्क्वायर। मैंने बहुत बार ये मिस्टेक देखी है पेपर में। तो आपको यहाँ पे समझना होगा हमने ये चीज लिखी क्यों है। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये चीज सबको समझ में आ गई ना। अब क्योंकि देखो यहाँ पे हमने 16 को क्या लिखा था 2 इंटू 8, यहाँ पर कोई और चीज थी, कोई और नंबर था। और 4 को हमने क्या लिखा है 2 इंटू 2, यानी p को अगर हम 2 की मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, 5 की मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, तो हमें उसके साथ कोई और नंबर लगाना पड़ेगा। तो हम थर्ड इंटीजर ले लेते हैं m। ये जो 2 है ना, पीछे वाला 2, ये m है, और ये 8 जो था ये क्यू स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर है, ये p है, ये आपका ये कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर p 5 से डिविजिबल है इसका मतलब है p 5 का एक मल्टीपल है, मतलब 5 की किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें p मिलेगा। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 5m आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये चीज मिल गई आपको, जहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा वेयर m इज एनी इंटीजर। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है m। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके बाद में p इज इक्वल टू 5m आने के बाद हम इस इक्वेशन को फिर से स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां हमें मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर करोगे इधर, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं 25m स्क्वायर आएगा। बोलो समझ आया? यस मैम। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपने वैल्यू निकाली थी ना यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये थी 5q स्क्वायर, और यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 25m स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही पी स्क्वायर की वैल्यूज हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, देखो इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू, क्या है हम इस पेज पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर ये आ गया, और इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर।
इन दोनों का यूज करेंगे, दोनों ही पी स्क्वायर की वैल्यू है तो दोनों को इक्वल रख देंगे, तो ये हम लिख सकते हैं 5q² इज इक्वल टू 25m²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5, तो q² की वैल्यू क्या आ गई 5m²। अब बिल्कुल जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जब हमने ये वाली चीज लिखी है तो हम कह सकते हैं कि p² इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल इसी तरह से q² इज इक्वल टू 5m² है, तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि q² इज डिविजिबल बाय 5। अब मुझे बताओ, अगर q² 5 से डिविजिबल है तो क्या q भी डिविजिबल होगा 5 से? इसका रूट भी डिविजिबल होगा q² का? यस यस मैम। यस, ये अभी हमने यहाँ करके देखा था p के केस में, तो q के केस में भी सेम चीज होगी। अब यहाँ पे देखो, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात हमें पता चली। हमें ये पता चला कि 5 भी p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है। मतलब p और q दोनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमें 5। ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों नंबर्स p भी और q भी। लेकिन ये तो हमने कहा ही नहीं था। हमने तो क्वेश्चन में क्या कहा था? हमने कहा था क्वेश्चन में कि p और q को प्राइम नंबर है, ये हमने अज्यूम किया था। मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। लेकिन यहाँ तो एक कॉमन फैक्टर निकल आया है 5। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था। तो अभी पहले हमने जो हमें फाइंडिंग पता चली है वो हम लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम, इस इक्वेशन को नाम दे दो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको भी कुछ दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, as we can see, ये तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसे कोई रटने की जरूरत नहीं है आपको। और इस इनफैक्ट आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है अगर आपने अच्छे से समझा होगा इसे तो। सो वी कैन सी दैट p एंड q हैव वन कॉमन फैक्टर। इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकल आया है। कौन बताएगा क्या कॉमन फैक्टर मिला है हमें? 5. 5, yes, 5. So, 5. so the which is contradictory to our assumption, which is contradictory, मतलब जो हमने माना था ना, अज्यूम किया था, उसका जस्ट अपोजिट है। contradictory to our assumptions that, क्या अज्यूम किया था? that p and q are co-prime numbers। ये अज्यूम किया था। ये co-prime नंबर है ही नहीं, और अगर ये co-prime नंबर नहीं है तो √5, सो √5 एक रैशनल नंबर नहीं है। सो √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, hence it is proved, ये प्रूव हो गया that √5 रैशनल नहीं बल्कि एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। बोलो, सबको समझ में आया? मैंने बहुत डिटेल में बताया, इतनी देर तो लगती नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक्चुअली, लेकिन मैंने फिर भी बहुत डिटेल में आपको समझाया ताकि आपको ये क्रैम ना करना पड़े, रटना ना पड़े। बोलो, अच्छे से समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है। लास्ट में जो लैंग्वेज हमने लिखी है ना, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखना है क्योंकि p और q का एक कॉमन फैक्टर निकला है 5, जो कि हमने अज्यूम किया था कि p और q को-प्राइम नंबर होंगे, उनका कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर है। सो √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर होगा। अब इसके स्टेप्स को मैं बहुत क्विकली, कितने 15 सेकेंड्स में रिपीट करती हूँ जल्दी से। सबसे पहले √5 को रैशनल नंबर मानेंगे, फिर p/q की फॉर्म में लिखेंगे,
और ये लिखेंगे पी और क्यू को प्राइम नंबर है, उसके बाद क्यू की रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स का, पी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर, उसके बाद हमें यहाँ मिल जाएगा 5, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर डिविजिबल है 5 बाय 5, तो हम लिख सकते हैं p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, फिर हम p को लिख देंगे 5m, उसके बाद फिर से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में से क्यू पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5m स्क्वायर, उसके बाद हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा, p और q में कॉमन फैक्टर मिल चुका है 5, उसके बाद हम लास्ट का स्टेटमेंट देंगे, कंक्लूजन देंगे। ठीक है, इतनी जल्दी आपको इसे करना है। अगर यहाँ पे रूट 5 है तो कॉमन फैक्टर 5 आएगा, अगर यहाँ रूट 2 है तो कॉमन फैक्टर 2 आएगा, अगर यहाँ रूट 7 है तो कॉमन फैक्टर 7 आएगा। समझ आया सबको? तो अब आप मुझे फटाफट से बिल्कुल सेम मैनर में, ये क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम मैनर में आप मुझे ये वाला क्वेश्चन रूट 3 वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया, सॉल्यूशन मैं यहाँ दिखा रही हूँ, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिलता रहेगा। सो हम लोग कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, रूट 3, रूट 2, रूट 5 ये तो हमने कर ली प्रैक्टिस, आपने करके भी देख लिया अपनी नोटबुक में, और मैंने जो आपने मिस्टेक्स की थी वो भी बता दिया कि शॉर्टकट्स नहीं लगाने हैं, सारे स्टेप्स पूरे पूरे सॉल्व करने हैं। ठीक है, और लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी है। तो अब हम कर रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, 2 + 5 रूट 3, इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे इसका ऑपोजिट, यानी लेट 2 + 5 रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा बताओ, p बाय क्यू के, वेयर p and Q are Q co-prime integers. are co-prime। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है। अब आपको क्या करना है कि ये जो रूट 3 के अलावा जो कुछ है ना, उसको दूसरी तरफ लेके जाओ। अच्छा, ये क्या है, p और q क्या होते हैं, ये कोप्राइम क्या होते हैं, कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर वर्ड का और यूज कर लेना, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर मतलब कोई भी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रूट 3 को यहीं रखेंगे। अच्छा, रूट 3 को यहां रखने का मतलब ये नहीं कि आप दोनों चीजें एक साथ ले जा सकते हो दूसरी तरफ, नहीं, आप एक बारी में एक नंबर को लेके जाओगे। तो सबसे पहले क्या, कौन सी चीज जाती है, जो प्लस में होती है ना, ये जो एक्स्ट्रा है ये पहले जाएगा, उसके बाद जो पास में है रूट 3 के वो बाद में जाएगा। तो सबसे पहले 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा -2। ये देखो इस तरह से, समझ आया, 2 इस तरफ गया तो -2 बन गया। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेते हैं हम, p तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर का माइनस का साइन भी ऐसे रहेगा, q की मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो ये बन जाएगा 2q, और ये q बन गया कॉमन डिनोमिनेटर, यानी पूरे के अपॉन में आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था रूट 3 को हमें अकेला करना है, तो 5 को भी हटाना पड़ेगा। तो 5 को हटाएंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो कहाँ जाएगा, नीचे इसके डिवीजन में आएगा, यानी कि यहां पर। ये समझ आया सबको? हाँ बोलो। यस मैम। आगे Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट थ्री एज इट इज गिवन, यहाँ पे हम लिखेंगे एज इट इज गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, कि रूट 3 इरेशनल है, which means रुको एक मिनट रुको जरा, ये हमने थोड़ा सा जल्दी लिख दिया, इस वाली लाइन को ना बाद में लिखेंगे, अभी पहले हमें ये बताना है कि ये रैशनल है। देखो कैसे करेंगे, एज p and q आर इंटीजर्स, है ना, p और q इंटीजर्स थे, हमने ऊपर माना था इंटीजर्स है, तो Yes, ma'am. किसी इंटीजर में से 2 भी इंटीजर है, 2, 5 ये भी इंटीजर्स है,
तो जब हम इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं तो भी हमें इंटीजर ही मिलता है ना। तो p यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि p और q इंटीजर है, सो p माइनस 2q अपॉन 5q, ये पूरी की पूरी टर्म भी एक इंटीजर ही होगी, इज एन इंटीजर। और इंटीजर कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इंटीजर कैसे नंबर होते हैं? रैशनल। आप डायरेक्टली रैशनल भी लिख सकते हो। सो p माइनस 2q अपॉन 5q इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, यानी ये वाला जो हिस्सा है इस इक्वेशन का, राइट हैंड साइड जो है, ये एक रैशनल नंबर है। जबकि इसी इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है यानी √3, वो हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि इरेशनल है। अब एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो यानी कि जो हमने अज्यूम किया था वो हमने गलत अज्यूम किया था, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे आगे? p माइनस 2q अपॉन 5q इज अ रैशनल नंबर, but as it is given that √3 is irrational, which means our assumption was wrong. assumption was wrong, हमने जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था। That means 2 + 5 √3 is not a rational number, ये रैशनल नंबर है ही नहीं। Which means, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, आप भी इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वैसे यही बनेगा लैंग्वेज भी इसकी। 2 + 5 √3 is not a rational number, hence it is proved that 2 + 5 √3 is irrational, is irrational। बोलो समझ आया? ये क्या हो गया? यस मैम, आगे कहाँ चले गए हम लोग? हाँ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। देखो ये वाला जो, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया ना आपके पेपर में 3 मार्क्स में, तो आपके बल्ले बल्ले है, क्योंकि छोटा सा प्रूफ है, बड़े आराम से आप इसे कर सकते हो सॉल्व। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बहुत सारे स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी रूट वाला नंबर इस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी अलग से मेंशन होगा कि ये रूट वाला जो नंबर है √3 √5, इस वाले क्वेश्चन में √5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ये आपको, ये दिस इज द क्वेश्चन, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्यों। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, यानी एक नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन बताएगा मुझे, कौन सा है सबसे पहला कंपोजिट नंबर? 4। यस, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये चीज आपको पता क्यों नहीं चाहिए? प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में आ सकता है ना, उस तरह के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, या किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में आ सकती है ये चीज। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। उससे पहले के नंबर की अगर बात करें तो 4 से पहले आता है 3, जो कि है प्राइम नंबर। 3 से पहले आता है 2 विच इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 2 से पहले आता है 1, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एंड 1 इज ऑल्सो नॉट अ कंपोजिट नंबर। 1 इज अ यूनिक नंबर, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो खुद। अब आते हैं वापस कंपोजिट नंबर पे। 2 से ज्यादा फैक्टर्स वाले नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और ये जो हमारा नंबर गिवन है, अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? दिस इज द नंबर। आप इसे क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, बीच में लगा हुआ है प्लस का साइन। तो आप दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? 7 इज कॉमन, तो आप इसे लिख सकते हो 7, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 × 5
प्लस यहाँ से जब 7 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1। तो आप इसे लिख सकते हो 7 ब्रैकेट 15 प्लस 1 यानी 7 इंटू 16, राइट। अब हमें ये दो यानी ये जो नंबर है ना इसके दो फैक्टर्स हैं, इसके मतलब दो फैक्टर्स तो हैं ही। कौन कौन से? एक तो 7 और एक 16, ठीक है। दो फैक्टर्स है इसके 7 और 16। तो अगर हम मतलब दो फैक्टर्स तो होंगे, और हमें ये भी पता है कि हर एक नंबर का, दुनिया का चाहे वो कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर का एक फैक्टर तो होता ही है, पहला फैक्टर तो होता ही है। और वो कौन सा फैक्टर है बताओ? 1। 1, यस। हर एक नंबर का एक फैक्टर तो फिक्स है 1। तो 1 के अलावा ये दो फैक्टर और हैं, तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 3, यानी 2 से ज्यादा हो गए। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। बस यही तो हमें बताना था। अब जो हमने समझा है उसको जरा वर्ड्स में लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एज 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 हैज 3 फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं? 1, 7 and 16. So we can say 3। अच्छा, ये 3 फैक्टर जरूरी नहीं कि ये सिर्फ ये 3 ही फैक्टर हो गए भाई। आप 16 को अलग अलग भी लिख सकते हो, आप इसे 2 इंटू 8 भी लिख सकते हो, तो 8 भी इस नंबर का फैक्टर हो जाएगा। आपको और अच्छे से समझाऊं डिटेल में, आप जरा इस नंबर की मल्टीप्लाई करके देखो। ये एक्चुअली नंबर है क्या? ये नंबर है 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 105, 105 प्लस 7 112। तो ये नंबर एक्चुअली 112 को इन्होंने ब्रेक करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि ये जो 112 है, अगर आप इसका वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं, इसके कितने सारे फैक्टर्स निकलेंगे। तो ये एक्चुअल में कंपोजिट नंबर ही है, लेकिन इसको एक्सपैंड करके इन्होंने इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप एक्चुअली सिर्फ 3 मत लिखना, एटलीस्ट 3 लिखना। कम से कम 3 फैक्टर्स तो है। ये जो एटलीस्ट वर्ड हमने ऐड किया है ना, ये हमारे क्वेश्चन को बिल्कुल सही, आंसर को बिल्कुल करेक्ट करता है लॉजिकली। कम से कम 3 फैक्टर्स तो इसके होंगे ही। कौन कौन से? तो 7 होगा, 1 होगा, 7 होगा और 16 होगा। देखो इतनी सी बात थी, मैंने बहुत अच्छे से वो बहुत इलेबोरेटिव वे में एक्सप्लेन कर दिया, जस्ट समझाने के लिए। आपको इतना सोचना नहीं है, सिर्फ यही लिखना है, ठीक है। सो 1, 7 16, सो वी कैन से दैट दिस इज अ कंपोजिट कंपोजिट नंबर। नंबर। बस खत्म बात, ठीक है। कितना सिंपल था। इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको यही करना है। सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट में लिखना है। पहले कहानी लिखनी है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लेने के बाद 2 टर्म्स देखनी है कौन कौन सी हैं, और उसके बाद में उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन क्या है? 7 कॉमन था, कॉमन ले लिया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर दो, फिर देख लो 2 फैक्टर ये जो यहाँ से निकल के आए कौन से हैं, और 1 तो अपना है ही सबका कॉमन फैक्टर। तो एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। बोलो सबको समझ में आया? यस, यस मैम। यस मैम। गुड, वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए आपको, मैं एग्जाम उसमें भेजूंगी, अभी ग्रुप में भी सेंड करूंगी, तो आप निकाल के देखना। बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, हालांकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बट डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि मुझे आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर करने थे। ये वाला क्वेश्चन देख लो आप जल्दी से जाते जाते। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कह रहे हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, p और q। p है ab² और q है a³b। मैं आपको बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन ना पेपर में बहुत बार आया हुआ है, काफी बार पूछा हुआ है। तो अब इन्होंने बोला कि ए, और स्पेशली स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में बहुत बार आया हुआ है। अभी रिसेंटली भी आया था, शायद प्री बोर्ड या PT2 में किसी में तो आया था ये। तो p इज इक्वल टू ab², q इज इक्वल टू a³b। आपको बताना है इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन नंबर्स को एक्सपैंड करोगे। तो ab² को क्या लिख सकते हो? a इंटू b² है ना, तो b को 2 बार लिखोगे, b इंटू b। q को मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। a³ को क्या लिखोगे? a, बताओ जल्दी कितनी बार लिखेंगे a को? हम 3 बार लिखेंगे, 3 बार। a इंटू a इंटू a इंटू b। अब ये फैक्टर्स तो लिख दिए, अब कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या हो गया? a
और कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? मैम बी। पक्का दिख रहा है? Please. हाँ, ये रहा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमें यानी HCF हमें मिल गया। क्या मिल गया? AB। AB है हमारा HCF। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यस मैम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF। यही होता है ना, आपने ये रिलेशनशिप पढ़ी थी ना, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। Product और of P two और Q क्या है? P और Q ये है, यहाँ पे लिख दो AB स्क्वायर इंटू A क्यूब B अपॉन में AB। अब जरा इसे सॉल्व कर दो, कैंसिल कर दो जो जो हो रहा है। A से A कैंसिल हो गया, B से B स्क्वायर का एक B कैंसिल हो गया, एक B बचा, तो क्या आ गया हमारे पास एलसीएम? A क्यूब B स्क्वायर। ये है इसका आंसर एलसीएम। अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं बिना कुछ भी किए, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर एमसीक्यू में आ गया स्टैंडर्ड मैथ्स में, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? देखो, एलसीएम का नाम तो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की डिग्री की फॉर्म में देखते हैं ना, ध्यान रखना हाईएस्ट डिग्री देख लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री ऑफ फैक्टर्स। तो बताओ, ए में हाईएस्ट डिग्री, दोनों जो दो ए लिखे हैं इनमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी वाली है? मैम ए क्यूब। वेरी गुड, तो ये आ गया। बी में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? बी स्क्वायर। बस निकल गया एलसीएम, ये शॉर्टकट है। ठीक है, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? लोएस्ट डिग्री। देखो यहीं से चेक कर लो एचसीएफ हमने सही निकाला या नहीं। बताओ, दोनों में जो फैक्टराइजेशन है, जो इनकी ये दे रखी है, एक्सपेंशन दे रखी है प्राइम फैक्टर्स की पावर की फॉर्म में, इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो ये बताओ, इसके हिसाब से लोएस्ट वाली जो डिग्री है वो कौन सी है? ए। मैम ए, तो ए आ गया। बी में बताओ लोएस्ट डिग्री कौन सी है? बी, तो बी आ गया। ध्यान रखना, HCF मतलब लोएस्ट डिग्री और LCM मतलब हाईएस्ट डिग्री। ये है शॉर्टकट। ठीक है, बहुत जल्दी से सॉल्व करने का। और इसी के साथ हम आज की क्लास ओवर करते हैं। आई होप हमने जो आज पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यस मैम। वेरी